एवरीबडी सेज कि 23 में ऋष विल बिकम आईएएस, लेकिन एक चीज पे फोकस करना बहुत जरूरी था। 9:30 कॉलेज जाना एंड देन 5 PM, लगभग 8 घंटे का टाइम, और उसके बाद आपने 6 घंटे अपनी स्टडी को दिया। दिन में 14 घंटे एक 23 साल का लड़का इतनी मेहनत करता है, तब जाके ये ड्रीम पूरा होता है। एक और कॉमन डाउट होता है यार ऑप्शनल वाले बच्चे को कि डायग्राम्स बनाना क्या बाइंडिंग है? आई थिंक ज्योग्राफी में डायग्राम्स तो नॉन नेगोशिएबल है। यार एक बड़ा कॉमन सा बच्चे के माइंड में ये भी चलता है कि मेरा ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी होगा तो मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल लूँ, अदरवाइज ना लूँ। तो क्या ऐसा कोई प्रीनोशन है? कोई भी ऑप्शनल सेलेक्ट करते हुए इंटरेस्ट इज द प्राइमरी फैक्टर। आई थिंक एवरीथिंग अराउंड अस इज ज्योग्राफी। अगर एक नॉर्मल ह्यूमन लेवल पे है तो वो ह्यूमन ज्योग्राफी हो जाता है, और अगर हम अगर हम रोड पे ट्रैफिक सिग्नल पे भी खड़े हैं तो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी हो जाता है। तो बहुत मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच रखनी चाहिए ज्योग्राफी के प्रति। ऋषुल, ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल मुझको लग रहा है कि बहुत ग्रेट ऑप्शनल है। मतलब जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तो मैंने ज्योग्राफी पढ़ा था सबसे पहले, और बहुत फ़ायदा उसका होता है। तो आपको भी ये लगता है कि यार ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर मैं लूँगा तो मतलब प्रीलिम्स में, मेंस में कितना ओवरलैप है और कितना फ़ायदा आपने महसूस किया, जो आपको हुआ एक्चुअल में? सर आई थिंक नमस्कार साथियों, हमारे साथ हैं आज ऋषुल नीमा, हु हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 267 दिस ईयर। और ख़ास बात यह है कि ये ऋषुल का मात्र सेकंड अटैम्प्ट था और लगभग 23 साल की उम्र में अब ये आईएएस बन गए। आई थिंक पिछले 2 दिन में आप सेकंड ऐसे स्टूडेंट हैं जो मात्र 23 साल की उम्र में आईएएस बने, और बहुत मुझे लग रहा है कि एक इंस्पायरिंग जर्नी है हर किसी के लिए कि इतने कम समय में सक्सेस को अचीव करना, टॉप मोस्ट पोजीशन को हासिल करना। तो उसके पहले मैं इन सब पे बात करूं, ऋषुल थोड़ा बताइए कि सबसे पहले ये जहन में कब आया कि आईएएस बनना है? थैंक यू सर फॉर योर वेलकम। सर जब जैसे 12th क्लास ख़त्म हुआ था और मेरे भैया ने मुझे सबसे पहले आइडिया दिया था यूपीएससी सिविल सर्विसेज के बारे में, तो वहाँ से मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी। उसके बाद मैंने कॉलेज के 2nd या 3rd ईयर से ऑनर्स की प्रिपरेशन चालू करा था। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर पहला अटेम्प्ट मैंने 2024 में दिया था, जहाँ मैं मेंस तक पहुंचा था। वो मेरे कॉलेज का रनिंग ईयर था, तो आई वाज नॉट एबल टू प्रिपेयर नाइसली। अच्छा, तो कॉलेज के बाद ही आपका पहला अटेम्प्ट था, कॉलेज खत्म होने के बाद? जी सर। तो बहुत बड़ी बात है कि आई थिंक फिर तो आप काफ़ी प्लानिंग गई होगी आपकी इस प्रिपरेशन में कि कॉलेज के टाइम को भी कैसे यूटिलाइज करना है, क्योंकि अगर 23 साल की उम्र में अगर आप आईएएस बन रहे हैं तो बहुत अहम हो जाता है कि हम स्ट्रेटजिक मिस्टेक ना करें। वो थोड़ा बताओ कि वो। सर एक्चुअली मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से करा है, तो वहाँ अटेंडेंस कंपलसरी थी। तो मुझे मॉर्निंग 9 बजे जाना रहता था और 5:30 बजे छूटता था मेरा कॉलेज। तो मुझे आते से ही, और उस टाइम मैं ऑफलाइन कोचिंग जा नहीं सकता था, तो मैंने इंदौर से ही ऑनलाइन कोचिंग ली थी। और फाउंडेशन जैसे कॉलेज से आता था वो 2-3 घंटे की क्लासेस करता था, और फिर अपनी सेल्फ स्टडी एंड अगेन कॉलेज। और सैटरडे संडे का तो जितना एक्सटेंसिव यूटिलाइजेशन है वो करने की कोशिश रहती थी। यार इसको थोड़ा सा डिटेल में ब्रेक डाउन करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, वर्किंग प्रोफेशनल भी, कॉलेज गोइंग भी। एग्जैक्टली आपके इन अ डे कितने आवर्स लग जाते थे इस तरीके से? क्योंकि आप क्लास भी ले रहे हो, आप कॉलेज भी जा रहे हो, देन आप रिवाइज कर रहे हो, तो क्या सर जिस दिन तो फुल टाइम कॉलेज रहता था उस दिन कॉलेज से 5:30 बजे आता था, एंड देन अराउंड 6 बजे के आसपास 3 घंटे की क्लास होती थी। उसमें देर सिंगल सब्जेक्ट पढ़ाते थे वो लोग, एंड देन वो 3 घंटे की क्लासेस के बाद 3 घंटे मेरा खुद का। तो अप्रॉक्सीमेटली 6 घंटा तो ये यूपीएससी के स्पेसिफिकली पढ़ाई में लग जाता था। एंड सैटरडे संडे का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन की सुबह जल्दी उठना है, एंड देन जो पढ़ा है लास्ट वीक उसको अच्छे से समराइज करना है, वापस अच्छे से पढ़ना है, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीलिम्स के स्पेसिफिकली कर सकूं वो मेरा टारगेट रहता था संडे को एटलीस्ट 200 क्वेश्चंस करने का। तो इस टाइप से सर मैंने मैनेज करा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बच्चे जब पढ़ते हैं ना, जो आपने बोला ना कि पिछले वीक का समराइज करना है, तो कई बच्चों के मन में होता है कि यार हमको ना नोट्स कलेक्टर बनना है। वो तरह तरह के नोट्स अलग अलग सोर्स से पढ़ते चले जाते हैं, पर मेरे ख्याल से रिवीजन बहुत अहम है। इसकी कुछ स्ट्रेटजी बताओ कि आपने रिवीजन को कैसे स्ट्रेटजाइज किया? जी सर बहुत ज़्यादा क्रूशियल है रिवीजन, क्योंकि ब्रेन की ज़्यादा कैपेसिटेंस नहीं है लंबे समय तक चीज़ें होल्ड करने की। अब तो वैसे भी नहीं, इंस्टाग्राम का टाइम चल रहा है। बिल्कुल सर। तो उस कारण से जब भी मैं पढ़ता था तो उसके एक समरी बना लेता था कि जो बहुत ही स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आर्टिकल के नंबर्स हो गए,
एग्जाम्पल्स हो गए कि वो बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए। और उसका एक कंपेंडियम छोटा सा 2-4 पेजेस में बन जाता था सर, तो उस कारण से वो वीकेंड में रिवाइज होने में बहुत आसानी रहती थी। और सर क्वेश्चंस करता था तो वो क्वेश्चंस आर बेसिकली ए फॉर्मेट कि उसको आप रिवाइज बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि जब हमें क्वेश्चन देखते हैं उसके 4 ऑप्शंस में आपको एक 4 बड़ी बड़ी चीज़ों का आइडिया लग जाता है। आपने अभी मेंशन किया कि आप मुझसे आर्टिकल नंबर याद कर रहे हो, क्या आप कुछ निमोनिक्स भी रखते थे ऐसा याद करने के लिए, या बार रिवीजन? बिल्कुल सर निमोनिक तो मैंने नहीं यूज़ करा ज़्यादा, वो आर्टिकल सर इतनी बार सामने आ गए कि वो फिर वो इम्प्रिंट जैसे हो जाते हैं ब्रेन में, तो उस कारण से। यार मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, एवरीबॉडी सेज कि 23 में ऋषि विल बिकम आईएएस, लेकिन एक चीज पे फोकस करना बहुत जरूरी था। 9:30 कॉलेज जाना एंड देन 5 PM, लगभग 8 घंटे का टाइम, और उसके बाद आपने 6 घंटे अपनी स्टडी को दिया। दिन में 14 घंटे एक 23 साल का लड़का इतनी मेहनत करता है, तब जाके ये ड्रीम पूरा होता है। तो कई बार हम ये लगता है कि यार ड्रीम पूरा हो गया, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है ना, वो बहुत बड़ी है, जिसको कई बार इग्नोर कर देते हैं। तो अल्टीमेटली बी रेडी फॉर इट। बिल्कुल। लास्ट ईयर आपने मेंस लिखा था और सिलेक्शन नहीं हुआ था आपका उस साल, तो इस साल आप आईएएस बन रहे हैं। दोनों मेंस के बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या, मेजर पिलर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है आप? यस सर। सर लास्ट टाइम 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रंट थे जहाँ मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, वो एक तो एथिक्स था और दूसरा ऑप्शनल था। एथिक्स में मुझे मात्र 83 मार्क्स आए थे और ऑप्शनल में जस्ट 230 मार्क्स थे। तो सर लास्ट टाइम एक्चुअली मैं बहुत एक रॉन्ग प्री कंसीव नोशन में था कि एथिक्स इज समथिंग जो हमें खुद से आना चाहिए, जो हमारे ह्यूमन वैल्यूज़, पर्सनल वैल्यूज़ हैं। तो ये जो रॉन्ग कंसीव नोशन था, इस कारण से उसका परिणाम भी वैसा ही मिला कि नहीं अच्छे मार्क्स आए थे। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी। यस सर। अब आपने एक ये भी मेंशन किया कि ऑप्शनल में भी आपका अच्छा खासा जंप था, तो आपने ऐसा क्या चेंज कर दिया कि 50 मार्क्स का जंप, ये बहुत बड़ा जंप होता है, ये क्या स्ट्रेटेजी आपने चेंज की और पहले क्या गलतियां ऐसी कर दी थी? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे ज़्यादा अच्छे से कोर बेसिक्स का भी आइडिया नहीं था। मतलब फर्स्ट पेपर स्पेसिफिकली जहाँ बिल्कुल फाउंडेशनल ज्योग्राफी की थ्योरीज हैं, चाहे जियोमॉर्फोलॉजी से लेकर ह्यूमन ज्योग्राफी हो, कहीं पर भी मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, क्लैरिटी भी नहीं थी। तो इस बार मैंने अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैपिंग करी, मतलब एटलीस्ट 20 to 30 ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे मैंने कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और एक आइडिया लगाया कि नहीं आ रहे ज़्यादा, मतलब बाहर से नहीं आ रहा है। बिल्कुल, मतलब अगर उन्होंने 1-2-4 साल पहले ट्राइसेल्युलर मॉडल पूछा, इन्होंने वापस इस साल भी पूछ लिया था। तो अगर जो वो चीज़ें पूछ रहे हैं आप लगातार पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं, और सर वर्डिंग भी नहीं बदलता है ज़्यादा, तो अगर आप उसमें ही अपनी थोड़ी मास्टरी कर लेते हैं, अच्छे से उनको पढ़ लेंगे, तो एग्ज़ाम में आपकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी कम हो जाएगी। फिर जो आपको आता है वो तो आप अच्छे से लिख ही सकते हो, और जो नहीं आता है उसमें आप थोड़ा बहुत आइडिया भी लगा सकते हो। तो यही करा था। और सर इस बार मैंने आंसर राइटिंग स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा करी थी। लास्ट ईयर मैंने बिल्कुल आंसर्स नहीं लिखे थे, इस बार मैंने बहुत सारे आंसर्स लिखने का प्रयास करा। थोड़ा क्वांटिफाई करें अगर इसको, बहुत सारे मतलब एटलीस्ट सर 15 टेस्ट तो लिखे थे मैंने सिर्फ ज्योग्राफी के। तो और ये तो जो टेस्ट लिखे थे, और सर बाकी जो आंसर राइटिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कि मतलब क्वेश्चन लिया है, और सर ब्रेनस्टॉर्मिंग का भी बहुत प्रभाव है। मतलब कि इस बार मैंने क्वेश्चन लिया है तो मैं, अगर मुझे नहीं आता तो मैं नेट पे नहीं जाता, ये गूगल नहीं करता कि इसका आंसर बता दो, या चैट जीपीटी भी नहीं करता। मैंने प्रयास करा कि जितना मुझे आता है मैं ब्रेन पे जितना, मतलब ब्रेन को टॉर्चर ही कर दूं कि कुछ तो बताइए आप, मतलब कोई तो डायमेंशन में आपको कुछ तो आता होगा। तो वो कुछ 5-6 पॉइंट सर बनते थे उसके बावजूद। ऋषुल, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे मैं जब क्लास में एक टॉपिक करवा देता हूँ, तो मैं क्वेश्चन के बाद बच्चे को टाइम देता हूँ वहीं लाइव क्लास में। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका मानना ही होता है कि मैं बाद में देख लूंगा इसको, उस टाइम पॉइंट जनरेट नहीं करते। डू यू थिंक मतलब इट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस, इट्स अ राइट प्रैक्टिस? स्टूडेंट को उस टाइम पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर बाद में देखे वो? नहीं सर, बिल्कुल उसी टाइम पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि टाइम बेस्ड रिकलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ये तभी आता है जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छे से प्रैक्टिस की है। अगर आपको एक टॉपिक दे दिया जाए रैंडमली और उस पर आप 5-6 पॉइंट्स जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एग्जाम में कैसे फिर आंसर लिख पाएंगे? तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है सर। तो एक और कॉमन डाउट होता है यार ऑप्शनल वाले बच्चे को कि डायग्राम्स बनाना क्या बाइंडिंग है? मतलब अगर समवेयर उसको कोई डायग्राम ध्यान नहीं आ रहा है, और या फिर क्वांटिफाई है कि 10 मार्क्स है तो 2 ही डायग्राम बनाएंगे, 15 है तो 3 बनाएंगे, इज इट
नहीं सर, आई थिंक ऐसा नहीं करना चाहिए क्वांटिफिकेशन। आई थिंक ज्योग्राफी में डायग्राम्स तो नॉन नेगोशिएबल हैं, डायग्राम्स तो बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपसे कोई कंसेप्ट पूछा है या कुछ भी पूछा है, आप उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो वो एक्सप्रेशन तो डायग्राम के थ्रू ही आएगा। तो मैं तो बिल्कुल रेकमेंड करूंगा कि आप जितने डायग्राम्स, यूनिक डायग्राम्स खुद से समझे। अगर आप कंसेप्ट किसी सामने एग्जामिनर को आसानी से किसी डायग्राम के थ्रू समझा सकते हैं, तो बिल्कुल आपको प्रयास करना चाहिए डायग्राम्स और मैप्स का यूज़ करने का। रिशुल, ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल मुझको लग रहा है कि बहुत ग्रेट ऑप्शनल है। मतलब जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तो मैंने ज्योग्राफी पढ़ा था सबसे पहले, और बहुत फ़ायदा उसका होता है। तो आपको भी ये लगता है कि यार ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर मैं लूँगा तो मतलब प्रीलिम्स में, मेंस में कितना ओवरलैप है और कितना फ़ायदा आपने महसूस किया, जो आपको हुआ एक्चुअल में, बिकॉज क्योंकि आपके पास ज्योग्राफी ऑप्शनल था? यस सर, आई थिंक बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करा है ज्योग्राफी ऑप्शन ने, क्योंकि सर अब जो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी भी ज्योग्राफी के डोमेन में ही आते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 40 से 45 क्वेश्चन अगर एक ही सेक्टर से आ रहे हैं, तो अगर वो आपका ऑप्शनल है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले से अच्छी होगी। तो वो अगर 40-45 क्वेश्चन का वेटेज तो प्रीलिम्स में सर गेम चेंजिंग। तो आई थिंक कि ज्योग्राफी ने जो कंसेप्ट दिया, और सर इस बार प्रीलिम्स में आजकल क्वेश्चंस ऐसे नहीं आ रहे हैं कि अगर आपका सिर्फ ज्योग्राफी में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप कर पाओगे। इस बार के क्वेश्चन जैसे आइसोथर्न का जनवरी में कहाँ टिल्ट कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये तभी आपको पता होगा जब आपने एनसीईआरटी के मैप्स अच्छे से पढ़े होंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई होता क्या है, मतलब सन की पोजीशन कैसे चेंज हो रही, क्या हो रहा है। तो वो बहुत ज़रूरी है सर। यार एक बड़ा कॉमन सा बच्चे के माइंड में ये भी चलता है कि मेरा ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी होगा तो मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल लूँ, अदरवाइज ना लूँ। तो क्या ऐसा कोई प्रीनोशन है? नहीं सर, मैंने तो फार्मेसी में ग्रेजुएशन करा है, मतलब, और ज्योग्राफी का कोई रिलेशन नहीं था जो ग्रेजुएशन के टाइम में। तो मैंने प्योर क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट के आधार पर ही ज्योग्राफी ऑप्शन लिया है। मतलब 11th-12th में दो मेरा ऑप्शन ज्योग्राफी था, पर मैंने उस टाइम उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी क्योंकि वो स्कूल के लेवल पे था। बट इंटरेस्ट था मुझे मतलब आसपास दुनिया देखता था तो मुझे बहुत क्यूरियस रहता था कि भाई क्यों ऐसा है, क्यों। सपने आ रहे थे क्या कि 11वीं में ज्योग्राफी लूंगा तो आईएएस बनूंगा आगे चल के? सर उस टाइम तो मुझे बिल्कुल यूपीएससी का आइडिया भी नहीं था, पर वो आई थिंक इट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस कि ऐसा हुआ है। बाकी क्यूरियोसिटी ड्रिवन और इंटरेस्ट, अगर आपका इंटरेस्ट हो तभी ऑप्शनल लेना चाहिए, क्योंकि बहुत लेबोरियस है, बहुत एक्सटेंसिव सिलेबस है। तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर पढ़ नहीं सकते आप उस चीज़ को बार बार। मतलब कोई भी ऑप्शनल सेलेक्ट करते हुए इंटरेस्ट इज द प्राइमरी फैक्टर। डजेंट मैटर कि आपकी ग्रेजुएशन में है या नहीं है, बट अगर आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप कोप अप कर लेंगे। या पेपर 2 में एक क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन लोकेशन बेस्ड, और क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे की नजर जाती है, और अगर ना आए तो बड़ी नेगेटिविटी आ जाती है। बिल्कुल। क्या आपको वो पूरा क्वेश्चन आता था? 10 लोकेशंस होती हैं। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? सर बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगा कि जैसे मैंने भी पेपर खोला था, मतलब मैं खुद भी थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया था कि 10 मैपिंग के चीज़ों में मुझे सिर्फ 2 आती थी। हैं? जी, तो 2 आती थी। एक नैयर था जो एक केरला में जगह है, और एक श्री विजयपुरम जो कि पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हो गया है। तो मुझे ये सिर्फ 2 चीज़ें आती थी और बाकी मैंने ब्लैंक छोड़ा था बिल्कुल। मतलब मैंने एग्जामिनर को कुछ झूठा लिखने का भी प्रयास नहीं करा। तो बस ये 2 चीज़ों के बारे में लिखा और मैं आगे बढ़ गया कि जो आता है उसको मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो ये नोशन बहुत गलत है, क्योंकि वो बहुत सी मतलब यूनिक सी जगह थी जिसके बारे में आइडिया नहीं होता है। और आपके पेपर 2 में मार्क्स कितने थे? 150 मार्क्स। 150 मार्क्स। तो यार अल्टीमेटली बात ये होती है कि इफ समथिंग इज नेगेटिव फॉर यू एज ऑफ नाउ, लिव इट और आगे बढ़ो, ताकि आप 150 मार्क्स बड़ी आसानी से तब भी ला सकते हो। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा सर, मेरा ये जेन्युइनली मानना है कि यूपीएससी में क्वालिटी रिवार्ड होती है। आप इनका एग्जाम्पल देख लीजिए, वो पहला क्वेश्चन सर कितने नंबर का आता है? 20 मार्क्स का आता है। वो ऑलमोस्ट इन्होंने ब्लैंक छोड़ा, और भी कुछ होंगे जो उतने अच्छे से नहीं लिखे होंगे, फिर भी ये 150 नंबर इनको आया है उसमें। ऐसे रैंक 6 है इस बार की सर जीनियर अरोरा, वो 2 केस स्टडी पूरा छोड़ के आई, ऑलमोस्ट 40 मार्क्स गॉन कम्प्लीटली। 210 के अटेम्प्ट पे उनको 119 नंबर, 119 से 120 नंबर है। तो और ऐसे हर साल, आई थिंक मैंने मॉड्यूल में भी आपको बताया था कि स्टूडेंट्स पहले भी रहे कि जो 200 अटेम्प्ट किया है और 120-25 भी नंबर लेके बैठे हुए हैं। मतलब ये आइडियल टेम्पलेट नहीं है फॉलो करने का, तैयारी हमको पूरे की करनी चाहिए पूरा, पर इनकेस नहीं है तो एक्सीलेंस रिवार्ड होती है यूपीएससी। मैंने बार बार देखा है, हर साल देखा है। या दूसरा पेपर 2 में बच्चा कई बार ना ज्योग्राफी को बहुत ज्यादा इनकलकेट करता है। आपने पेपर 2 को कैसे टैकल? 150 मार्क्स से काफी अच्छे मार्क्स है, तो आपने पेपर 2 की क्या अप्रोच रखी थी? यस सर, आई थिंक कि पेपर 2 में मैंने
पेपर 2 को एज अ ऑप्शनल का पेपर नहीं देखा था, क्योंकि मैंने कभी स्पेसिफिकली अलग से पेपर 2 की पढ़ाई नहीं करी है। मैंने हमेशा ध्यान दिया कि GS 3 जो पढ़ रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ूँ और जितने ज़्यादा ज्योग्राफी के रेलेवेंट एग्जाम्पल्स हैं उनको भी याद करूँ। तो मैंने पेपर 2 के आंसर्स बिल्कुल GS 3 जैसे ही लिखे हैं। बस प्रयास ये करा है कि मैपिंग, डायग्राम्स का इनकलकेशन जितना ज़्यादा कर सकूँ उतना करूँ और एग्जाम्पल्स अच्छे से अच्छे लिख पाऊँ। तो इस बार तो कोइंसिडेंटली सारे क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ मैप बन सकता था और मतलब अच्छे मैप्स बन सकते थे। जैसे अब ब्लू इकोनॉमी पे क्वेश्चन थे, सागर माला पे क्वेश्चन आया था, तो आप उसमें वर्ल्ड मैप बना सकते हो, आप थोड़ा अच्छे से रूट रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो प्रेजेंटेशन भी बहुत आवश्यक है। तो सर मुझे यही लगता है कि इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। यार एक और चीज आती है जब भी ये सर मेरे लिए रिविलेशन है इन्होंने जो बोला है कि GS 3 की तरह इन्होंने पढ़ा, उतना उसमें भी नहीं गए, लेकिन फोकस किया कि जो ज्योग्राफी का कोर है, मैपिंग, विजुअलाइजेशन, उस पर आपने काफ़ी फोकस किया। यस सर। मतलब मैं ना ये भी चीज़ देखता हूँ कि सर हर टॉपर की ना एक यूनिक स्ट्रेटजी है। आप इनकी स्ट्रेटजी देखो तो थोड़े दिन पहले मैं मिला था, आई थिंक 38 स्टूडेंट थे हमारे, दीपांशु जिंदल, उन्होंने कहा कि मुझे PYQ में देखता ही नहीं था। मतलब मेरे लिए वो शॉकिंग था। हर टॉपर आगे ना मेरे को कुछ सीखने को मिल रहा है कि कितने रास्ते हैं भाई। ऐसा कहा जाता है देयर आर 100 टॉपर्स तो देयर आर 100 स्ट्रेटजीज फॉलो किया जाता है। इसलिए इवन ये भी है यार कि कोई भी चीज ना ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी है। व्हाट मे वर्क फॉर यू मे बी नॉट वर्किंग फॉर अदर्स, लेकिन आप अपने आप को पहचानो। और ये इसमें आप अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हो, उनसे बात करो कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ तो उसमें क्या बेटर होगा, क्या नहीं होगा, इस टाइप की चीजें आप कर सकते हो डिस्कस। ऋषुल भाई एक और है, ज्योग्राफी जब बच्चा फाउंडेशन करने आता है, ऑप्शनल पढ़ने की जब स्टार्ट करता है, तो उसके मन में सिर्फ रहता है कि ज्योग्राफी इज लिमिटेड टू ज्योग्राफी ओनली, कि क्लाइमेट, लैंडफॉर्म, माउंटेन्स। आप बताओ ज्योग्राफी लार्जरली क्या सिर्फ ज्योग्राफी तक लिमिटेड है, क्या माउंटेन्स और रेनफॉल तक लिमिटेड है, या इट्स अ फ्रेगमेंटेशन? आई थिंक सर ये तो बहुत गलत नोशन है, क्योंकि आई थिंक एवरीथिंग अराउंड अस इज ज्योग्राफी। अगर एक नॉर्मल ह्यूमन लेवल पे है तो वो ह्यूमन ज्योग्राफी हो जाता है, और अगर हम अगर हम रोड पे ट्रैफिक सिग्नल पे भी खड़े हैं तो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी हो जाता है। तो बहुत मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच रखनी चाहिए ज्योग्राफी के प्रति, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। इस बार क्रूज टूरिज्म से क्वेश्चन आ गया सर। जनरली हम नहीं सोचेंगे कि ज्योग्राफी से उसका कोई रेलेवेंस है, पर अगर हम नॉर्मल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें अभी कॉर्डिलिया क्रूज चलती है गोवा से, तो हमें उसका आइडिया, तो इंडिया में क्या अभी कंडीशन है क्रूज टूरिज्म का, वहाँ से आइडिया लगता है। ऐसी चीज़ें हम नोटिस करेंगे, तो यही मैंने वहाँ एग्जाम में जाके लिखा था। तो वही चीज़ें हैं। एक्चुअली व्हेनेवर आई टीच आई यूज्ड टू से कि ज्योग्राफी डिटरमाइंस एवरीथिंग, और ये सच है। क्योंकि आप ये देखोगे ना कि मोस्टली ज्योग्राफिकल लोकेशंस के अकॉर्डिंग आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, एंड दैट इंटर रिलेशन इज रिक्वायर्ड। दैट्स व्हाई आपके पार्ट भी हैं फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। यस सर। यार आपने क्या चूज किया था स्पेसिफिकली कि जो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको चूज कर सकता है? That was from physical or human geography, and how you decide actually? सर ऑनेस्टली आई एम वेरी वीक इन ह्यूमन ज्योग्राफी। मेरे कोर स्ट्रेंथ थी फिजिकल ज्योग्राफी, क्योंकि मैंने अपने सारे कंसेप्ट्स को बहुत, ओशियनोग्राफी हो या जियोमॉर्फोलॉजी हो, इनको इतना बिल्कुल क्रिस्प कर लिया था कि वो डायग्राम्स जैसे ही क्वेश्चन आता था वो डायग्राम बन जाते थे। तो वो मेरा कोर स्ट्रेंथ था, तो मैंने फिजिकल ज्योग्राफी से ही ज़्यादा क्वेश्चन करे थे। ग्रेट। दूसरी चीज़ यार, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, करंट अफेयर। ऐसा बोला जाता है कि ओवरऑल इट्स अ स्टैटिक टाइप की, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, कुछ ऐसा चेंज नहीं होता। हाउ मच रेलेवेंस द पेपर 1, पेपर 2 हैव फॉर द करंट अफेयर्स? सर इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज सर जैसे अगर इस बार के क्वेश्चन देखे, मैंने अभी सागरमाला के बारे में बताया, वो क्वेश्चन इसलिए आया था क्योंकि सरकार ने इस बार सागरमाला को महासागर कर दिया है। तो क्वेश्चन का सोर्स अगर आप देखेंगे तो वो करंट अफेयर से ही निकला है। और वैसे नॉटिकल टूरिज्म के बारे में बताया था, वो भी करंट अफेयर से रेलेवेंट था। ऐसे ब्लू इकोनॉमी के इनिशिएटिव्स हो या ये सेक्स रेशो का क्वेश्चन हो, ये सारे पेपर में रेलेवेंट थे और ये वहीं से ही आए हैं। और सर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जो पहला क्वेश्चन था पेपर 1 का, वो भी इसलिए आया था क्योंकि सिक्किम में 2023 में लेक में आया था। तो अगर ये चीज़ें ध्यान में रहेंगी और इनको ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से देख के आप आंसर प्रिपेयर कर लेंगे उसी टाइम, तो आपको एग्जाम में बिल्कुल फायदा मिलेगा। डू यू नीड टू प्रिपेयर करंट अफेयर सेपरेटली फॉर ऑप्शनल एंड सेपरेट फॉर योर जनरल? नो सर, आई डोंट थिंक लाइक दैट कि मतलब उनको अलग करना चाहिए। क्योंकि अगर आप, सर मैंने जीएस की पढ़ाई भी कभी ऐसे 1, 2, 3 में नहीं करी है। हमेशा कुछ भी आता था उसको मैंने एज अ मतलब
ज्ञान के रूप में देखा है बस, कि वो ज्ञान कहाँ काम आ जाए बस वहाँ देखना है। ऐसा नहीं कि 1 का है 2 का है, वो समग्र ज्ञान। हम थीम बेस्ड स्टडीज को बोल सकते हैं। बिल्कुल। सो लार्जरली ऐसा नहीं होता है कि करंट अफेयर आपको ऑप्शनल के लिए कोई अलग से पढ़ना है। जब भी आप एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी या कोई डिजास्टर है, जैसे ग्लोफ का इन्होंने बोला ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, तो वो आप ये देखो कि आपके सिलेबस में कहाँ इंटर रिलेट होता है। अब डिजास्टर जब आप पढ़ रहे हो तो आपको इंटर रिलेशन वहाँ पे नजर आ रहा है। सिमिलरली कोलकाता के अंदर एक स्मार्ट टाउनशिप नजर आ रही थी और वही लोकेशन में भी नजर आई। That was asked. Yes. तो आप ये देखो कि जब आपकी प्लानिंग हो रही है, सेटलमेंट आप पढ़ते हो, तो वो एग्जांपल्स के तौर पे कोट हो सकती है और वही आपको लोकेशन में भी पूछी जा रही है और एग्जांपल के तौर पे भी आप यूज करते हो। नो नीड ऑफ सेपरेशन। तो यार दैट्स अ ह्यूज जंप इन ज्योग्राफी ओवरऑल। 285 मार्क्स, आई थिंक ये टॉप ही होंगे। यस सर, टॉप 2-3 में। टॉप 2-3 में आएंगे। तो ज्योग्राफी आप बोल रहे थे 11th 12th में आपने लिया था, क्या उस टाइम पे आपके माइंड में चल रहा था कि जाके यूपीएससी में लार्जली मैंने ऑप्शनल ले लेना है? नहीं सर, उस टाइम तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। उस टाइम मुझे यूपीएससी के बारे में भी ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट वो उस टाइम भी क्यूरियोसिटी से ही लिया था, क्योंकि बाकी जो ऑप्शनल स्कूल ऑफर कर रहा था वो मुझे मतलब मेरे इंटरेस्ट के नहीं थे, तो इस कारण से। तो लार्जर ज्योग्राफी एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको भी मिल रही थी। बिल्कुल। एनसीईआरटी का कितना रोल है आपके ऑप्शनल को प्रिपेयर करने में, ज्योग्राफी एज ऑप्शनल? सर ऑप्शनल में तो कहूँगा कि फाउंडेशन के हिसाब से आवश्यक है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए तो बिल्कुल ही मतलब वो गोल्डन बुक है, क्योंकि 11th की जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है उससे इतने क्वेश्चंस आते हैं, और उसकी टेबल्स हो गए, मैप्स हो गए, उनको तो बिल्कुल मतलब आपको रट ही लेना चाहिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं। तो वो बुक तो सर बिल्कुल गोल्डन बुक है। इवन आइसोथर्म्स के तो तीनों वहीं से ही आए हैं भाई। और सर इवन 2024 में उन्होंने हिंट भी दे दिया था कि हमें आइसोथर्म से पूछेंगे, और 2025 में उसी को ही थोड़ा तोड़ मरोड़ के एक और क्वेश्चन जनरेट कर दिया गया था। तो 2024 में आपने बोला कि आपके मार्क्स वैसे 230 आए थे, कम थे। यस सर। बट स्टिल आपको प्रीलिम्स में फायदा मिला था उस बिल्कुल टाइम पे? सर, मेरा प्रीलिम्स इसलिए हो पाया था उस टाइम शायद तक कि मेरे ज्योग्राफी के कारण जो बेसिक क्वेश्चन है जो थोड़े टिपिकल है ज्योग्राफी, वो वाले ज़्यादातर सही थे। तो मैप को कैसे टैकल करते हो आप लार्जरली? मैपिंग एरिया काफी बच्चों के लिए प्रॉब्लम होता है, आपने उसको कैसे टैकल किया? एक तो तरीका ये होता है कि 2-3 क्लास 4 क्लास आप साथ में कर लो, बस खत्म हो गया, या फिर आप कोई रेगुलर बेसिस प्रैक्टिस करते थे? सर मैंने मैपिंग ऐसे कभी अलग से पढ़ा नहीं है, मतलब मुझे एक शौक था कि एटलस रहती थी हमेशा साथ में, तो एटलस में मुझे मतलब ऐसे ही देखने का बहुत मन रहता था कि चलो, क्योंकि उसमें स्टेट वाइज मैप्स भी है, वर्ल्ड के रीजन वाइज मैप्स भी है, तो रैंडमली कैपिटल्स देख ली या ये देख लिया, आसपास के इंडस्ट्रियल एरियाज देख लिए, तो सर उससे काम हो जाता था। और मुझे मैप बनाने का बहुत शौक था, तो मैं बहुत प्रैक्टिस करता था कि इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप मतलब बहुत जल्दी बन जाए। स्पेसिफिकली स्टेट वाइज मैप भी बनाने का प्रयास रहता था। ऋषुल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बोला है, इनको शौक था। कभी भी आपके ऊपर कंपल्सन नहीं होना चाहिए। जब तक आप उसको कंपल्सन लेते रहोगे, आप उसको अच्छे ढंग से नहीं कर पाओगे। मेक इट योर इंटरेस्ट। और एक बार आपने बना लिया ना, तो आपको लगेगा कि एनी हाउ मैं अपना मैप तो बना ही दूं, और अपने आप आपको डायग्राम्स मन में आना शुरू हो जाएंगे। यार ये बोला जाता है कि पेपर 1 में डायग्राम्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, पेपर 2 में उतना ज्यादा नहीं है इन कंपैरिजन, खासकर वो वाले सेक्शन में जब जियोपॉलिटिक्स, कंटेम्परेरी इश्यूज ये इस टाइप का आता है। तो ऐसा है या इक्वली इंपॉर्टेंट? सर आई थिंक मैंने तो शायद तक पेपर 2 में ज़्यादा मैप्स बनाए इस बार, क्योंकि इस बार जो इतने क्वेश्चंस थे कि जियोपॉलिटिक्स भी हो गया, तो उसमें आप वर्ल्ड मैप से रिप्रेजेंट करोगे तो बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक ये भी नोशन गलत ही है। गलत है। और पेपर का नाम चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है सिर्फ इंडिया का मैप बनना है। लार्जर ऑफ वर्ल्ड मैप बनाओगे, इज द पार्ट ऑफ इंडिया इटसेल्फ। और सिमिलर एग्जांपल ये भी है कि पेपर 1 में भी आप इंडिया के एग्जांपल्स को कोट कर सकते हो। एक क्वेश्चन यूपीएससी ने सीधा पूछ लिया था कि हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग, राइट सर, तो आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, हिमालयाज पेपर 2 में पढ़ते हो, बट स्टिल पेपर 1 का पार्ट वो क्वेश्चन बन रहा है। तो इट्स नॉट ऑफ द काइंड कि पेपर 1 पेपर 2 अलग है। क्या आपने अलग अलग करके पढ़ा था? नहीं सर, मैंने तो आई थिंक इंडिया का ही उसमें पूरा लिखा था, रादर देन ज्यादा फिजिकल ज्योग्राफी में जाने की, जो क्योंकि मुझे इंडिया के बारे में पता था, क्योंकि इंडिया की जो बाउंड्रीज लगती है और जो भी प्रोफेसर जॉली की जो जी रिकमेंडेशंस थी, वही मैं वहाँ लिख कर आया था सर। बस लार्जर आप बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहे हो कि आप पेपर 1 में मोस्टली एग्जांपल इंडिया के ही देखे आए। दैट्स ग्रेट, इट्स अ ह्यूज लर्निंग ऋषुल, एंड यू परफॉर्मड वेरी वेरी वेल इन ऑप्शनल। थैंक यू सर, एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन यार। थैंक यू सर। तो ऋषुल यार, अभी IAS आप बनने जा रहे हो, 23 साल की उम्र है, रिश्ते आ रहे हैं कि नहीं?
जी सर, सुनने में तो आ रहे हैं, बाकी मेरा भी प्रयास है कि वो उन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान ना दूं, क्योंकि आफ्टर ऑल सर वो पद के प्रति उनका रुझान है, रादर देन मैं एज अ पर्सन वो मुझे चाहते हैं कि नहीं। अरे भाई साहब, ये तो इस उन्होंने लाइन मार दी है कि पद को देख के जो रिश्ते हैं वो काम के नहीं हैं, जो ऋषुल नीमा को देख के आए हैं वो काम के हैं। बड़ी बात है, उम्मीद करते हैं कि वो पर्सन जल्दी आए आपके लाइफ में जो आपको देख के आए। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट खास बात है। That's great, yeah. ऋषुल यार, आपने मेंशन किया कि आपके बायोलॉजी बैकग्राउंड रही है, तो आपने सीसेट में प्रॉब्लम फेस की और कैसे टैकल किया उसको? बिल्कुल सर, फर्स्ट सी साइड में तो मुझे मात्र 69 मार्क्स आए थे, मतलब मैं बॉर्डर पर ही पास हुआ हूँ, और इस बार भी मुझे 80 के आसपास ही मार्क्स हैं। तो आई थिंक सी साइड मेरे लिए प्रॉब्लम रही है, पर मैंने कभी पढ़ा नहीं है सी साइड, मतलब गलती है ये, मतलब मैं एडमिट करूंगा कि मुझे पढ़ना चाहिए था, बट क्योंकि मेरी इंग्लिश ठीक है तो उस कारण से मैं ज़्यादातर इंग्लिश के भरोसे पास हो जाता था। तो मेरा अपील है कि मैथ्स ज़रूर पढ़े जिनका इंग्लिश वीक है, क्योंकि बहुत। ये भी बताइए कि जब बायो बैकग्राउंड है तो नीट वगैरह का प्रेशर नहीं आया, घर से ही डॉक्टर बन जाओ? घर में आई थिंक डॉक्टर्स भी हैं आपके तो काफ़ी। यस सर, मुझे था कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, बट मैंने नीट का एग्ज़ाम भी दिया था, बट आई डिड नॉट क्लियर इट। तो आई थिंक कि ज़रूरी नहीं, आप अपना इंटरेस्ट फॉलो कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमको इनकी जर्नी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे लग रहा है कि हम सीख सकते हैं कि कितना स्ट्रेटजिक तरीके से इन्होंने चीज़ों को प्लान किया अपने लिए, फिर उसको एग्जीक्यूट किया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को ओन किया। ओन करने का मतलब सिंपल ये है कि एक बार डिसाइड कर लिया कि ये चीज़ फॉलो करनी है, पेपर 2 के जो ज्योग्राफी है उसमें ऐसे चीज़ें बनानी है, डायग्राम बनाने, ऐसे उसको टैकल करना है, उसी को फॉलो किया। एडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी गलतियों को पहचानें, उस पर काम करें, और देखिए कि 30-30 नंबर 50-50 नंबर का जंप इनको एथिक्स और ऑप्शनल मिला है, और उसकी बदौलत आज ये IAS बने हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।